फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ विद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। CSIR नेट जून 2024 के एग्जाम में कुछ बड़े बदलाव आपके सामने यहाँ पे आए हैं। कल नोटिफिकेशन आया था, साथ ही साथ आपका पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो कि अपडेट हुआ है 2023 के रिस्पेक्ट में, जिसमें कुछ बड़े चेंजेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो उन 3 बड़े चेंजेस के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पब्लिक नोटिस के बारे में मैंने कल रात को ही बता दिया था। कल से यानी कि 1 अप्रैल से लेके 1 मई से लेके 21 मई तक आपके जो फॉर्म्स है वो फिल किए जाएंगे, यानी 21 दिन का समय आपको यहाँ पे मिला है अपना फॉर्म फिल करने का। फीस वगैरह सब चीजें हमने कल रात को ही सेशन में डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे हम उन 3 बड़े फैक्टर्स की बात करने जा रहे हैं, वो बदलाव की बात करने जा रहे हैं जो इस साल आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, एक नई कैटेगरी जो है उसकी जो इंट्रोड्यूस हुई है इस बार CSIR नेट जून 2024 में, उस नई कैटेगरी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये हमारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन है जो बिल्कुल अपडेटेड है, जो जून 2024 के लिए है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी तक आपके पास 2 ही कैटेगरी होती थी, दैट इज कैटेगरी नंबर 1 एंड कैटेगरी नंबर 2। ये 2 ही कैटेगरी आज तक आपने देखी थी, लेकिन इस बार UGC नेट और CSIR नेट ने एक नई 3rd कैटेगरी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, PhD में एडमिशन ले सकते हो। इन तीनों कैटेगरीज में फर्क क्या है वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। कैटेगरी नंबर 1 जो है उसमें बच्चे को JRF भी मिलेगा, उसको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी मिलेगा, मतलब वो एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। प्लस साथ के साथ आपको और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा कि आप यहाँ पे PhD भी कर सकते हो, यानी जो एस्पिरेंट कैटेगरी नंबर 1 में आ रहा है उसको JRF भी मिलेगा। जो स्टाइपेंड आपको मिलता है पर मंथ गवर्नमेंट की तरफ से, वो स्टाइपेंड आपको यहाँ पे मिलेगा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और आप PhD के लिए भी एलिजिबल हो। दूसरी कैटेगरी जो यहाँ पे है जिसको आप LS के नाम से जानते हो, लेक्चररशिप यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाली कैटेगरी, इन कैंडिडेट्स को हमारा जो स्टाइपेंड मिलता है वो स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, लेकिन हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम PhD में एडमिशन भी ले सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है स्पेशल कैटेगरी जो इसी साल इंट्रोड्यूस हुई है, वो है आपकी कैटेगरी नंबर 3rd। इस पर्टिकुलर कैटेगरी में हम लोग ना तो JRF के लिए हकदार है, ना ही हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम PhD करना चाहते हैं तो इस कैटेगरी में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। आपका जो पेपर होता है वो होता है 200 मार्क्स का। अगर हम JRF की बात करें यानी कि कैटेगरी नंबर 1 की बात करें तो जनरल कैटेगरी से 200 में से अगर यहाँ पे आपके 120 प्लस नंबर आ गया तो आप कैटेगरी नंबर 1 के लिए बिल्कुल सेफ हो, आप कैटेगरी नंबर 1 से इस एग्जाम को क्लियर करोगे। अगर हम खाली LS की बात करें तो अगर आपके यहाँ पे 110 नंबर आ गए, 110 से ऊपर नंबर आ गए, तो आप जनरल कैटेगरी से आराम से यहाँ पे कैटेगरी नंबर 2 को क्लियर कर जाओगे। कैटेगरी नंबर 3rd PhD ओनली जो आपकी यहाँ पे कैटेगरी आई है, अगर हम इसकी बात करें भाई, इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको लगभग 95 प्लस मार्क्स जो है वो चाहिए होंगे जनरल कैटेगरी से, तब जाके आप कैटेगरी नंबर 3rd में यहाँ पे क्या करोगे, रिलाई करोगे। इन दोनों के लिए तो हम श्योर हैं ये एक्सपेक्टेड ही कट ऑफ है, क्योंकि ये कैटेगरी पहली बार ही इंट्रोड्यूस करी गई है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें और फीचर्स की, यहाँ पे कुछ और चीजें आपकी मेंशन है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो एस्पिरेंट्स कैटेगरी नंबर 1 में आएंगे, किस में आएंगे भाई, जो एस्पिरेंट्स यहाँ पे कैटेगरी नंबर 1 में आएंगे उनका क्या होगा, उनका सिर्फ इंटरव्यू होगा और उसी इंटरव्यू के बेसिस पे उनको PhD में एडमिशन मिलेगा। लेकिन जो कैंडिडेट यहाँ पे कैटेगरी नंबर 2 में आएंगे और कैटेगरी नंबर 3rd में आएंगे, उनका 70% वेटेज यहाँ पे नेट का स्कोर का लगेगा और 30% वेटेज उनका लगेगा उनकी परफॉर्मेंस पे जो उन्होंने इंटरव्यू के टाइम पे दी होगी। ठीक है, तो ये 2 बातें हमें यहाँ पे याद रखनी है कि कैटेगरी नंबर 2 और 3rd में जो आपका स्कोर आएगा नेट का वो भी मैटर करेगा, जबकि कैटेगरी नंबर 1 में हमारी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस जो है वो इंटरव्यू बेस्ड रहेगी। कौन सी रहेगी, इंटरव्यू बेस्ड रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे वैलिडिटी
का भी फर्क है। वो स्टूडेंट जो कैटेगरी नंबर किससे, सेकंड से या थर्ड से, किस में एडमिशन लेना चाहते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, अब उनकी वैलिडिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल रहेगी। कितनी रहेगी भाई, 1 साल रहेगी। यानी अगर मैं यहाँ पे वैलिडिटी की बात करूं तो अगर आप कैटेगरी नंबर सेकंड में आ रहे हैं, कैटेगरी नंबर थर्ड में आ रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे पीएचडी के लिए जो वैलिडिटी रहेगी वो कितनी रहेगी भाई, वो आपकी यहाँ पे 1 ईयर रहेगी। अगर आप एलएस की तरह अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, लेकिन अगर आप उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे पीएचडी में एनरोल करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ 1 साल का यहाँ पे समय रहेगा कि आप यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन ले लो। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे बताई हुई है। जो नेट का रिजल्ट है वो आपका परसेंटाइल में आएगा। ठीक है, परसेंटेज में नहीं आएगा, वो यहाँ पे रिजल्ट जो है वो किस फॉर्म में आएगा, आपका परसेंटाइल फॉर्म में आएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं। स्टाइपेंड के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको स्टार्टिंग के 2 साल के लिए 37,000 पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें एस्पिरेंट्स, स्टाइपेंड की बात करें तो स्टार्टिंग के जो 2 साल है आपको गवर्नमेंट 5 साल के लिए क्या देती है, पैसा देती है भाई। आपका जो स्टाइपेंड है वो कब मिलता है, आपको कितने साल के लिए मिलता है, वो मिलता है आपको यहाँ पे 5 साल के लिए। कौन सी कैटेगरी में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी नंबर 1 में मिलता है जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो। तो स्टार्टिंग में जो यहाँ पर स्टाइपेंड है 2 साल के लिए वो 37,000 रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एनुअली 20,000 रुपए जो है वो रीइंबर्स के मिलेंगे फेलो को डायरेक्टली। ठीक है, और उसके बाद आपका जो फेलोशिप है वो बढ़ जाता है, क्योंकि पहले स्टार्टिंग आप जेआरएफ कैटेगरी में आते हो, फिर आप बन जाते हो एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो उसके बाद जो आपका फेलोशिप हो जाता है भाई वो आपका 42,000 पर मंथ हो जाता है। यानी 37,000 से बढ़ के आपको 42,000 पर मंथ मिलता है। 5,000 रुपए महीना आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। यानी 3 साल में देखो तो आपको 1 साल में कितना फायदा हुआ, 60,000 का, तो 3 साल में आपको 1,80,000 का ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जब आप अपने पीएचडी के 3rd ईयर में आ जाते हो। तो ये सारी तो आपकी यहाँ पे स्टाइपेंड की बातें हो गई। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं भाई एलिजिबिलिटी को लेके चीज। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे कैटेगरी को लेके थी। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आ सकता है कि भाई यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पूछते हैं हम बीएससी 3rd ईयर में है तो हम एलिजिबल है या नहीं है, हम इस ईयर में एलिजिबल है या नहीं है। तो एलिजिबिलिटी को लेके हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। किसको लेके बात करने जा रहे हैं, एलिजिबिलिटी को लेके यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए, जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए उनके पास मास्टर्स में 55% मार्क्स होना चाहिए या इक्विवेलेंट मार्क्स होना चाहिए। जबकि अगर आपकी और कोई कैटेगरी है तो उसके लिए आपको 5% का रिलैक्सेशन है, आपके मार्क्स जो है 50% होने चाहिए। कितने होने चाहिए भाई, 50% होने चाहिए। इसके बाद अगर हम और यहाँ पे एलिजिबिलिटी के पॉइंट देखें, ये बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि इस बार एमएससी के साथ साथ एक और नई एलिजिबिलिटी जो है वो आई है। नीचे आपकी मेंशन है, मैं दिखाती हूं आपको। हाँ जी, ये देखिए भाई, जो बच्चा यहाँ पे अपना एमएससी कर रहा है तो एमएससी में चाहे आप 1st ईयर में हो चाहे आप यहाँ पे 2nd ईयर में हो, आप यहाँ पे नेट का जो एग्जाम है वो दे सकते हो। जिसने एमएससी कंप्लीट कर ली है वो भी एग्जाम दे सकता है, जो एमएससी 1st या 2nd ईयर में वो भी यहाँ पे क्या दे सकता है, नेट का एग्जाम। साथ ही साथ ये इस बार न्यू एलिजिबिलिटी आई है यहाँ पे, वो कैंडिडेट जो यहाँ पे 4 ईयर बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं, जैसे कि बीटेक वाले बच्चे हो गए, बी फार्मा वाले बच्चे हो गए, बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड वाले बच्चे हो गए, जो यहाँ पे 8 सेमेस्टर का बैचलर डिग्री कर रहे हैं और अगर वो अपने लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर में है तो वो भी इस एग्जाम के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3rd ईयर में अप्लाई नहीं करेंगे। अगर किसी का ग्रेजुएशन 3 ईयर का है तो वो यहाँ अप्लाई नहीं करेगा, उसको पहले 4th में यानी कि उसको एमएससी में अपने आप को एनरोल करवाना पड़ेगा, तभी जाके वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और जिसका ग्रेजुएशन 4 साल का है तो वो भी अपने 4th ईयर में क्या कर सकता है, यहाँ पे अप्लाई कर सकता है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो ये एक नया चेंज आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी को देखने के लिए मिला था, एलिजिबिलिटी। ठीक है,
अब अगर यहाँ पे बात करें एज लिमिट की, किसकी बात करें, एज लिमिट की, तो यहाँ पे एज लिमिट में भी कुछ बदलाव आपको देखने के लिए मिला है। अगर हम यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में भी आपको क्या देखने के लिए मिला है एस्पिरेंट्स, यहाँ पे बदलाव देखने के लिए मिला है। और वो बदलाव क्या है जरा एक बार देख लेते हैं भाई, वो बदलाव क्या है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको अगर क्या करना है, जेआरएफ क्लियर करना है। क्या क्लियर करना है एस्पिरेंट्स, अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है तो आपकी एज यहाँ पे 30 साल कर दी गई है। पहले ये जो एज थी वो कितनी थी, 28 ईयर्स। अब इस 28 ईयर को हटा के आपकी जो अपर एज लिमिट कर दी गई है वो कितना कर दी गई है, 30 ईयर्स। पहले जो आपका जेआरएफ के लिए अपर एज लिमिट था वो था 28 साल, लेकिन इस बार वो 2 साल और बढ़ा दिया गया है। अपर एज लिमिट आपका यहाँ पे 30 साल तक कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि आप अगर 30 साल तक हैं, कब, जब एग्जाम हो रहा है, मैक्सिमम अगर आप 30 साल तक है तो आप इस पेपर को दे सकते हैं। और 5 साल का रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पे ओबीसी एनसीएल को मिलेगा, साथ ही साथ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को मिलेगा, और यहाँ पे वुमेन कैंडिडेट्स को मिलेगा। किसको मिलेगा भाई, वुमेन कैंडिडेट को मिलेगा। यानी कि हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो यहाँ पे कैटेगरीज है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर और वुमेन, ये जेआरएफ 35 ईयर्स तक दे सकती है। पहले इनके लिए जो एज थी वो कितनी थी, 33 ईयर्स, क्योंकि पहले अपर लिमिट 28 साल थी तो उसमें 5 जोड़ेंगे तो 33 आएगा। लेकिन अब आपको यहाँ पे जो एज है वो कितनी कर दी गई है, अपर लिमिट 30 साल कर दी गई है और स्पेशल कैटेगरी में 35 साल कर दी गई है। तो ये यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस थे जो इस साल आए हैं। सबसे पहले एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस हो गई है, एलिजिबिलिटी में यहाँ पे चेंजेस आए हैं, और यहाँ पे एज लिमिट के अंदर भी चेंजेस आए हैं। ये 3 बड़े बदलाव आपको देखने के लिए मिले हैं। साथ ही साथ पेपर जो है, मैं फिर से बता दूं, ओएमआर बेस्ड नहीं है, पेपर आपका सीबीटी बेस्ड ही है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको लग रहा है भाई 2 ही महीने हमारे पास बचे हैं तो हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, या अगर हमने प्रिपेयर कर लिया है तो हमें एक ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप यहाँ पे जून के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके 25 प्लस टेस्ट होंगे। कितने टेस्ट होंगे, 25 प्लस टेस्ट होंगे। यहाँ पे आपको यूनिट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे हाफ लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, और आपको यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप 9136597244 इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, और बाय चांस अगर आपका कॉल नहीं लग रहा तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और एक और स्पेशल बात, अगर आप 2 मंथ के लिए क्या लेना चाहते हैं भाई, अगर आप यहाँ पे 2 मंथ के लिए कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हैं जिसमें आपको सारा सिलेबस मिलेगा, तो वो बैच भी यहाँ पे वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी के पास अवेलेबल है, ठीक है। वो बैच भी आपका यहाँ पे अवेलेबल है, उसके लिए भी आप इस पर्टिकुलर नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और एक सीरीज हम यहाँ पे यूट्यूब पे भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नेट प्रीमियर लीग, जिसमें डेली हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे यूट्यूब पे, सेक्शन बी के लिए, सेक्शन सी के लिए। तो वो भी कल से 3 मई से स्टार्ट होने जा रही है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उस सीरीज का पार्ट आप बन सके। एंड थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। स्टिल कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।